नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का साइंस एक्सप्रेस के जीएस सीरीज मॉक टेस्ट वाले सेट नंबर 5 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराए जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। इसके पहले भी 4 सेट को कराया जा चुका है। जिन्होंने उस क्लास को अटेंड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से वो क्लास को पूरा देख ले, क्योंकि ये सारे क्लास आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सोडियम का स्तर है। सोडियम लेवल इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शंस है 220 मिलीग्राम पर लीटर, 420 मिलीग्राम पर लीटर, 130 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 135 मिलीग्राम पर लीटर। इसका जो सही उत्तर होगा डी, 135 मिलीग्राम पर लीटर। एक नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 135 टू 145 मिलीग्राम पर लीटर, 135 से 145 होता है। और हमारे शरीर में ही इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, रेसिप्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द रेसिप्रोमीटर? ऑप्शंस है रेसिपी स्वाद और गुणवत्ता, सांस लेने की दर, वाष्पीकरण प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सांस लेने की दर, रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेसिप्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको मापता है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत विशेषताएं माता पिता से संतान में मुख्य रूप से डैश के कारण पाई जाती है। हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग चीफली थ्रो। ऑप्शंस हैं जीन, एंजाइम्स, गैमेट्स या फिर सेंट्रोजोम। इसका सही उत्तर होगा जीन्स। और ये होते क्या हैं? जो क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र पर स्थित डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है डीएनए का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो गुणसूत्र पर स्थित जो डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो होती है, आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उसे ही जीन्स बोलते हैं, यानी कि वंशाणु कहते हैं। और जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, ये याद रखिएगा। जीन्स आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होता है, यानी इसी के हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, ये सारे इसी के पास होता है। और ये जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद जिस तत्व में रहती है उसे ही डीएनए कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। कोई भी अल्टरेशन होता है जीन्स में तो उसे म्यूटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीव्स इज ड्यू टू। ऑप्शन है प्रोटीन, क्लोरोफिल, स्टार्च या फिर सेलुलोज। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्लोरोफिल। पत्तों का रंग ग्रीन एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि एक ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस कंटेन्स मेनली। ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा मीथेन। और ये गोबर गैस यूज कहाँ पे होता है? ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक स्वच्छ और सस्ता स्रोत होता है। इसमें 55 से लेकर 70% तक मीथेन होते हैं, जो
ज्वलनशील होते हैं। और ये बनाए कैसे जाते हैं गोबर गैस? ये जो मवेशियाँ होते हैं, गाय भैंस जो होते हैं, उनके गोबर से बायोगैस प्लांट में इसको डाला जाता है और उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर ये पाचन नामक प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से जो गोबर होते हैं वो मीथेन गैस में चेंज हो जाता है और उसे ही हम लोग गैस के रूप में यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड? ऑप्शन है रूट यानी कि जड़, पत्ती, फूल या फिर भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। इसका सही उत्तर होगा अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना। टर्मरिक अंडरग्राउंड स्टेम से प्राप्त किया जाता है। और कौन कौन से खाने वाले चीज़ अंडरग्राउंड स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोच, बुद्धि, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसे कार्यों को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शंस लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न? ऑप्शंस हैं डाइनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या फिर कंट्रोल। अग्र मस्तिष्क, पश्च, अधचेतक, प्रमस्तिष्क या फिर नियंत्रण। इसका सही उत्तर होगा सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। ब्रेन का सेरेब्रम सोच, बुद्धिमत्ता, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार होता है। और सेरेब्रम को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें लोब कहा जाता है, जो इंद्रियों, विचारों और मूवमेंट्स को नियंत्रित करते हैं। और जो 4 लोब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ओसिपिटल, दूसरा टेम्पोरल, तीसरा फ्रंटल और चौथा होता है पार्शियल लोब। ये पूछे जाते हैं चारों लोब, तो ओसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड पार्शियल लोब। और जितने भी चारों लोब होते हैं वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक साथ काम करते हैं। टास्क अलग अलग होता है, काम अलग अलग करते हैं, लेकिन एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरेंकाइम इज प्रेजेंट इन? एरेंकाइम जो कि पौधे में हवा के लिए छिद्र होता है वो कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन है बनाना स्टेम, पाम स्टेम, एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधे या फिर जेरोफाइटिक प्लांट्स। इसका सही उत्तर होगा एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधे में पाए जाते हैं। एरेंकाइम कुछ पौधों की पत्तियों, स्टेम्स यानी कि तनों और जड़ों में रिक्त स्थान या वायु चैनलों को संदर्भित करता है, जो कि शूटिंग यानी कि शूट और रूट के बीच गैसों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। और ये आमतौर पर एक्वाटिक प्लांट और वेटलैंड प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज? ऑप्शन है विटामिन, मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट, वसा। इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा या फिर कैलोरी के 3 स्रोत होते हैं जिनको आमतौर पे हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 होते हैं। इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट शरीर का ऊर्जा का पसंदीदा स्रोत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और ये मिलता कैसे है? ग्लूकोज में टूट जाते हैं, जो विशेष रूप से मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का एक तत्काल स्रोत होता है। तो ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमें एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफ्लेटर, टर्नर या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है? आनुवंशिक विकार को एक असमानता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एकल गुणसूत्र में उपरिवर्तन या गुणसूत्र के पूरे सेट में जोड़ या घटाव के कारण होता है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होता है।
मान लीजिए कोई क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई तो एक कमी हो जाती है, या फिर एडिशनली जब रेप्लिकेट करता है तो एडिशन हो जाता है, तो इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या फिर नेमेटोब्लास्ट। इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता ही है कि वो फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराए। और फोटोसिंथेसिस में जो हमने पहले अभी पढ़ा ऊपर क्लोरोफिल, तो वो पिगमेंट क्लोरोफिल के वजह से होता है, क्योंकि वही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में स्टोरेज में कन्वर्ट करता है, जो कि एटीपी बोलते हैं हम उसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है एटीपी, उसमें कन्वर्ट करता है और NADPH इनमें कन्वर्ट करता है और वाटर से ऑक्सीजन को फ्री कर देता है जो कि बाहर निकल जाता है। और फिर इसी ATP और NADPH को लेकर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान होता है। व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन है 7.1, 6.6, 8.5 to 9 या फिर 7.4। इसका सही उत्तर होगा 7.4। pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 to 14। 0 पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक मीडियम होता है, और 14 के पास बेसिक या फिर एल्कलाइन। और जो मिडिल में होगा 7, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है। और जो रक्त होता है वो सामान्य रूप से थोड़ा बेसिक होता है, जिसमें सामान्य pH रेंज 7.35 से 7.45 होती है। आमतौर पर शरीर 7.40 के करीब रक्त के pH को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 15%, शरीर के वजन का 18% या फिर शरीर के वजन का 7%। इसका सही उत्तर होगा शरीर के वजन का 7%, 7% ऑफ द बॉडी वेट। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन का लगभग 7% होता है, और 150 से 180 पाउंड वजन वाले औसत यानी कि एवरेज एडल्ट शरीर में लगभग 4.7 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। ये भी पूछा जाता है कि एक वयस्क नागरिक में कितना ब्लड होता है, तो 4.7 टू 5.5 लीटर। और गैलन में पूछे तो 1.2 से 1.5 गैलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से प्राप्त होता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स टू। ऑप्शंस है क्लोरोफिल, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल या फिर एथाइल अल्कोहल। इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल शुगर के फर्मेंटेशन के वजह से बनता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज काउज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है, तो रेटिनॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये भी पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शंस है स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी या फिर हेमोफीलिया। इसका सही उत्तर होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन ए या फिर रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है।
और न केवल रतौंधी बल्कि और भी विभिन्न गंभीर संक्रमणों का खतरा भी बढ़ जाता है इसकी कमी की वजह से। और विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि टाइप से पूछे जाते हैं कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल है या फिर वाटर सॉल्युबल है, तो यहाँ पर होगा फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि आँखों और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी? विच गैस वाज लीक ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट, सोडियम आइसोथियोसाइनेट या फिर एथाइल आइसोथियोसाइनेट। इसका सही उत्तर होगा ए मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल आपदा जो था उसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल मध्य प्रदेश भारत के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में गैस रिसाव की घटना थी और इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा भी माना जाता है। 5 लाख से अधिक लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के संपर्क में थे, जो कि इतने सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा था, कितने लोग तो आज भी इसके प्रभाव से अपंग हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सोडियम थियोसल्फेट के उपयोग का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ सोडियम थियोसल्फेट इन फोटोग्राफी? ऑप्शन है प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया, रंग निर्मित करने की क्षमता, ऑक्सीकरण व्यवहार या फिर अपचयन व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा रंग निर्मित करने की क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सन। सोडियम थायोसल्फेट जिसे Na2H2O3 इसका फॉर्मूला है Na2H2O3। ये फोटोग्राफरों द्वारा विकसित नकारात्मक और प्रिंट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो फिल्म होता है फोटोग्राफी में, उस पर लेपित चांदी के लवण के हिस्से को भंग करके कार्य करता है, जो प्रकाश के संपर्क से अपरिवर्तित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? ऑप्शंस हैं ई गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर जे चैडविक। इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इसे 1897 में डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे आसपास मौजूद होता है। और सभी परमाणु एक नाभिक और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इससे बने होते हैं सारे एटम्स। और जे थॉमसन को 1906 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1906 में इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पीएच मान उदासीन माना जाता है? विच पीएच वैल्यू कंसिडर टू बी न्यूट्रल? ऑप्शन है 7.2, 7, 8 या फिर 6.4। अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने बता भी दिया है, लेकिन फिर से बताते हैं। इसका आंसर होगा 7, 7 को उदासीन माना जाता है पीएच मान में। एंड पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मेजरमेंट है हमारे शरीर में कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट है उसका। टोटल पीएच स्केल कितना होता है? 1 to 14, 1 से 14, पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। और 7 को न्यूट्रल माने जाते हैं। 7 से नीचे के जो पीएच होते हैं उसको एसिडिक बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, ये 1 to 14 है, इधर वाले सारे एसिडिक होंगे और इधर वाले सारे बेसिक होंगे या फिर एल्कलाइन। पीछे डिस्कस कर चुके हम लोग। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गन धातु की संरचना क्या है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल? ऑप्शंस हैं कॉपर 70% प्लस जिंक 30%। सेकेंड ऑप्शन है कॉपर 88% प्लस टीन 8 to 10% प्लस जिंक 2 to 4%। थर्ड ऑप्शन है कॉपर 90% प्लस टीन 10%।
या फिर डी ऑप्शन कॉपर 60% प्लस जिंक 40%। इसका सही उत्तर होगा बी कॉपर 88% प्लस टीन 8 to 10% प्लस जिंक 2 to 4%। कॉपर 88% प्लस टीन की मात्रा 8 से 10% और प्लस जिंक की मात्रा 2 से 4%। ये गन मेटल का कंपोजिशन होता है। गन मेटल को अमेरिका में लाल पीतल के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का कांस्य है, ब्रोंज है, जो कि एलॉय किसका है, कॉपर, टीन और जिंक का। ये पूछे जाते हैं एलॉय ऑफ ब्रोंज, तो ये होगा कॉपर, टीन और जिंक। इस तरीके से आज का ये जनरल साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। पिछले सारे मॉक टेस्ट को आप लोग ज़रूर देखें, सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पूरे विस्तार से समझाया गया है। तो आप लोग इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देखें या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से देख लें। ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी और ग्रुप डी में अवश्य पूछे जाते हैं, जो कि आपके मार्क्स से स्कोर करने में मददगार साबित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है। अंत में धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।